आइए सौम्या, May आइए। I come in, sir? यस, आइए, बैठ जाओ। Thank you, sir. सौम्या, वर्तमान में आप क्या कर रही हैं? सर मैं पीसीएसजे की तैयारी कर रही हूँ। पीसीएसजे की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। तो यह तैयारी एलएलबी पास करने के बाद होती है। जी तो सर। आपने पास कर लिया कभी नहीं? हाँ सर, 2021 में मेरा पूरा हो गया। 2021 में। जी सर। 2021 में एलएलबी पूरा हो गया। 3 ईयर की 5 ईयर? 5 ईयर सर। अच्छा, 5 ईयर। कहाँ से पास किया? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। ठीक। तो 2021, 22, 23, 24, 3 साल तो आपको पढ़ते हुए, तैयारी अपनी करते हुए हो गया। नहीं सर, 2022 में तो मैंने ड्रॉप लिया था। फिर 2022 के लास्ट में 27 दिसंबर को मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया इस कोचिंग में। अच्छा, मतलब एलएलबी करने के बाद भी कुछ दिन बैठे रहे, हाँ जी। डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या करें? नहीं सर, डिसाइड तो हो गया था, लेकिन ये नहीं कंफर्म हो रहा था कि इलाहाबाद जाएं या दिल्ली जाएं। अच्छा, ये इसमें कंफ्यूजन था। इसमें दिक्कत हुई। तो फिर फैसला कैसे हुआ इलाहाबाद का? सर एक मेरे भैया हैं, वो इस कोचिंग में पढ़े हुए हैं, अच्छा। तो वो मुझे इस कोचिंग के बारे में बताएं। फिर मैं यहाँ पे डेमो ली, उसके बाद से मुझे अच्छा लगा तो मैंने एडमिशन लिया। अच्छा अच्छा। तो ये आपकी एजुकेशनल के बारे में हो गई। अब आप अपने व्यक्तिगत के बारे में कुछ बताइए, आपकी कैसे कैसे क्या हुई शिक्षा? सर मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से 10th पास आउट हुई। फिर उदित नारायण इंटर कॉलेज से मेरा 12th हुआ। उसके बाद से बुंदेलखंड झांसी यूनिवर्सिटी से मेरा बीएलएलबी कंप्लीट हुआ। उसके बाद से मैं मतलब कुछ नहीं कर रही थी। फिर 27 दिसंबर को मैंने कैसे बुंदेलखंड जाना हो गया, रहने वाली पूर्वांचल की? सर तब गोरखपुर में जो डीडीयू यूनिवर्सिटी है वहां पे नहीं था 5 ईयर का, उसका कोई मैटर चल रहा था। मतलब 2016 में नहीं था वहां पे, अच्छा, 5 ईयर की वजह से वहां तो जाना वहां पड़ा। नहीं था, इसकी वजह से मुझे वहां पे जाना पड़ा। अच्छा, ये था और मैटर। एयू का एंट्रेंस यहाँ पे काफी लेट हुआ था, हम्म। इसका भी कुछ ठीक, मैटर चल रहा था। ठीक है। तो आपकी पढ़ाई 22 से शुरू हुई कि 23, क्या माना जाए? 23। 23, 3 दिन 23। तो बचे थे 22 में। अच्छा, कंप्लीट 23 1 साल हो गया, जी सर। और 24 में 6 महीना हो गया, जी 7वां शुरू हुआ है। 12 से 18 महीने की पढ़ाई माना जाए। जी सर। आप अपने 18 महीने की पढ़ाई से कहाँ तक संतुष्ट हैं कि सिविल जज परीक्षा में आप कुछ कर सकती हैं? कोशिश तो मेरी है कि मतलब इस बार जो वैकेंसी है उसमें मैं कर लूँ। थोड़ी सी मेहनत की और जरूरत है। अच्छा, ठीक है। अपनी प्री की पढ़ाई और मेन की दोनों साथ साथ करते हैं कि दोनों के लिए अलग कुछ समय निर्धारित की? नहीं सर, साथ साथ कभी मतलब ऐसा होता है कि मैं जब प्री का कुछ यहाँ पे टेस्ट वगैरह होता है तो मैं प्री का पढ़ लेती हूँ, नहीं तो मेंस के लिए ज्यादा। ठीक है। तो आइए कुछ देखा जाए, 18 महीने के आपका अध्ययन कैसा है। जी सर। तो 18 महीने में आपकी किस तरीके का परफॉर्मेंस है, उस पर देखा जाता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1973 जो था, जी सर। वो 73 जाकर के 2023 में किस नाम से बन गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अच्छा, और आईपीसी जो 1860 थी उसका नाम क्या हो गया? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता। संहिता। और तीसरे एक्ट का नाम? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों एक्ट जो नए बनाए गए हैं, तो आपने पूरा पुराना पढ़ा है, नए पढ़ने में क्या कोई परेशानी है आपको? सर इसमें जो नए नए अभी प्रोविजंस आए हैं, ऐड हुए हैं, उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन कोचिंग की वजह से उसमें भी उतनी दिक्कत नहीं है, थोड़ा चल जा रहा है काम। अब तो हम पुराना वाला तो पढ़े थे। अब तुमसे हम जानना चाहते हैं, अगर कोचिंग की वजह से दिक्कत नहीं हो रही है, तो पुरानी सीआरपीसी, नई सीआरपीसी, जो पुरानी में नहीं था नई में है, कोई ऐसा प्रावधान आप बताइए
जो पुराने में नहीं था मगर नई में है, वो आपने पढ़ा है। सर अभी तो वो गिरफ्तार व्यक्तियों का जो है, मतलब जिसमें बिना वारंट पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, हाँ, उसी में एक क्लॉज जोड़ा गया है हाँ, जिसमें हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, यस यस यस, वो जोड़ा गया है। सही बताया। हथकड़ी वाला प्रावधान के बारे में पुराने एक्ट में कोई नहीं, प्रावधान नहीं था। नए वाले में हथकड़ी का प्रावधान दिया गया है कि अगर खतरनाक अभियुक्त हैं और जो भी हों उन पर हथकड़ी लगाई जा सकती है। हथकड़ी को क्यों रोका गया था पहले? सर क्योंकि छोटे मोटे मामले में भी पहले पुलिस हथकड़ी लगा लिया करती थी, तो इसकी वजह से प्रेम शंकर शुक्ला के मामले में कहा गया था कि अब किसी भी व्यक्ति को ऐसे हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी जब तक कि कोई बड़ा अपराध ना हो। तो नए नए वाले अधिनियम में कोई बड़ा अपराध है जिसमें हथकड़ी लगेगी? तमाम अपराध इसमें हैं। सर है, पर अभी कोई भी एक अपराध जिसमें हथकड़ी लगेगी? सर आदतन अपराधी जो है उनमें हथकड़ी या लगेगी। आदतन अपराधी कोई अपराध तो है नहीं। पॉक्सो एक्ट में लगेगी? हाँ, 500 में लगेगी। बताइए, लैंगिक अपराधों का जो 2012 का एक्ट है इसमें हथकड़ी लगाई जा सकती है। एसिड अटैक पे उसमें भी लगेगी सर। कॉन्फिडेंस नहीं है, यही है। चलिए, तो हथकड़ी के बारे में ये बातें आ गई। संक्षिप्त विचारणा सुनी हो? जी सर। अधिकतम कितनी सजा हो सकती है उसमें? 3 महीने। आईपीसी में कौन कौन से दंड दिए गए हैं? सर भारतीय दंड संहिता 1860 में, धारा 53 में और भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 में 5 प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कठोर या सादा कारावास, संपत्ति का संपहरण और जुर्माना। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में कोई अंतर? सर सामान्य आशय में विचारों का पूर्व मिलन होना चाहिए और सामान्य उद्देश्य में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना ही पर्याप्त। महबूब शाह बनाम एम्परर के केस में क्या कहा गया? सर उसमें सेम इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में अंतर बताया गया था। सामान्य आशय आवश्यक है उसमें मतलब घटना से पूर्व का हो, लेकिन वो घटना स्थल पर भी हो सकता है। इसमें घटना स्थल पर हो सकता है सामान्य आशय में। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब नहीं मिलेगा? सर भारतीय दंड संहिता की धारा 99 में यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की युक्त आशंका नहीं कारित हो रही तो उसमें मृत्यु दंड का प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव नहीं मिलेगा। किसके विरुद्ध? लोक सेवक के विरुद्ध। लोक सेवक के विरुद्ध। तो वो सर सेक्शन 99 सब प्लस 3 में है। लोक सेवक के विरुद्ध अगर सहायता लेनी चाहिए थी, नहीं लिए तो उसमें नहीं मिलेगा। उसमें तो 4 क्लास है ना। जी सर। विधि विरुद्ध जमाव किसे कहते हैं? उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित किया गया है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव, जिसमें जमाव गठित किया हो, उसका उद्देश्य सेम हो, वो विधि विरुद्ध जमाव होता है। 125 सीआरपीसी पर कोई केस है याद? सर रजनीश बनाम नेहा 2020 सुप्रीम कोर्ट का केस है। कोई नई केस आई नहीं अभी इस पे सर मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य का मामला है 10 जुलाई 2024 को। उसमें सर ये हुआ है कि जो मुस्लिम तलाकशुदा महिला है वो भी भरण पोषण का दावा कर सकती है। तलाशी वारंट न्यायालय कब जारी करता है? जब कोई दस्तावेज या कोई चीज किसी व्यक्ति के पास उसके कब्जे में हो और न्यायालय को आवश्यक हो जांच या विचारण के लिए, तब न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है। रिमांड किसे कहते हैं?
तो सेंड बैक एक्यूज मतलब आरोपियों को वापस भेजने को रिमांड कहते हैं। ये तो सीआरपीसी थानेदार जब वापस भेज देता तो रिमांड कहते हैं। मतलब जो न्यायिक मजिस्ट्रेट पुलिस को अभियुक्त को वापस भेजता है उसे जेल में रखने के लिए, तो उसे रिमांड कहते हैं। क्या कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता है रिमांड? जी सर। कितने दिन का? 7 दिन। 7 दिन। विबंध किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपनी घोषणा कार्य लोभ से किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाता है और दूसरा व्यक्ति उसे सत्य मान लेता है तो उसे विबंध कहते हैं। कोई उदाहरण है पता? एक केस है श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। केस का ही फैक्ट बताइए आप। सर उस केस में कहा गया था कि मतलब पहले यूनिवर्सिटी का बोलना कर्तव्य था, अगर यूनिवर्सिटी ने पहले नहीं बोला तो 2 साल बाद उसे बोलने का कोई कर्तव्य नहीं है। एक पत्नी अपने पति से कहती है कि आपको बच्चे नहीं हो रहे, आप दूसरी शादी कर लीजिए। वो जैसे ही दूसरी शादी कर लेते हैं, पहली पत्नी की तरफ खर्चा बर्चा नहीं देते हैं। ऐसी दशा में पहली पत्नी क्या अपने पति के खिलाफ द्विविवाह का मुकदमा कर सकती है? जबकि पति का कहना है कि अनुमति आपने दिया था, आप विबंधित हैं। सर लेकिन कर सकती है क्योंकि उनका डाइवोर्स नहीं हुआ था। पत्नी अपने भरण पोषण का मांग कर सकती है। तो पत्नी जो सहमत दी है तो अपने सहमत से विबंधित है ना? हाँ सहमत से विबंधित। तो पति मांग रहा है कि आप अपने सहमत दिया, आप विबंधित हैं, तो आप अब नहीं कह सकती, मुकदमा नहीं कर सकती। यानी विबंध कब नहीं लागू है? हिंदू अधिनियम में है ना धारा 5, यानी अधिनियम के विरुद्ध विबंध नहीं लागू होगा। पत्नी अगर कह भी दी है तो फिर अपने विचार बदल सकती है, क्योंकि अधिनियम विरुद्ध समझौता थोड़े लोग कर लेंगे। देवमन उपाध्याय की केस क्यों मशहूर है? सर इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में इसको संवैधानिकता की चुनौती दी गई थी। ये किस विषय पर है? सीआरपीसी के एविडेंस पे? एविडेंस की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 पर। अच्छा, विशेषाधिकृत संसूचनाएं क्या हैं? सर वह सूचना जिसे प्रकट करने के लिए किसी को वर्जित किया गया हो, रोका गया हो, उसे विशेषाधिकृत संसूचना कहते हैं। 3 प्रकार का होता है ये। वैवाहिक संसूचना, शासकीय संसूचना और वृत्तिक संसूचना। मृत्युकालिक कथन किसे कहते हैं? ऐसा कथन जिसमें मरने वाले व्यक्ति ने अपने मृत्यु का कारण बताया हो या उन संव्यवहार परिस्थितियों को बताया हो जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तो उसे मृत्युकालिक कथन कहते हैं। 18 महीने की पढ़ाई से संतुष्ट हैं? जी सर। संतुष्ट हैं कौन? नहीं सर उतना नहीं है, मतलब पहले से काफी सही है सर अगर 24 घंटे को ले लिया जाए तो 24 घंटे में 12-12 घंटा, 12 सोना 12 पढ़ना, ऐसा करती हो कि कुछ और है? नहीं सर ऐसा कोई मेरा टाइम नहीं है, मतलब मैं 3-4 घंटे का रखती हूँ। 3-4 घंटे का कंटिन्यू रहता है, उसके बाद से बीच में ब्रेक रहता है और फिर मतलब 2-3 घंटे का हो जाता है। लगातार कितने घंटे सोती हो? तो सोने का तो 5 घंटे, 5 से 5.5। नहीं, रात में? हाँ वही रात को 2 बजे के बाद। तो बहुत देर तक जगती हूँ, तब तो सारा कानून पी गई होगी पूरा। नहीं सर ऐसा नहीं है। इतना कुछ जगने का मतलब पूरा जब सब हो गया। विशेषज्ञ कौन है? सर विज्ञान, कला, व्यापार, व्यवसाय में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव प्राप्त व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं। इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में बताया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की 2023? 1872। उसमें 45 में है। सॉरी 45। आप अपने जिले के बारे में बताइए कुछ खास चीज। सर मैं कुशीनगर जिले से हूँ।
वहां पे महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थली है। वो पहले मल्लगढ़ की राजस्थानी हुआ करती थी, राजधानी उसको मतलब पहले कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर जब 13 मई 1994 को जब हमारा कुशीनगर जिला अलग से बना तो उसका कुशीनारा नाम हटा के कुशीनगर जिला रख दिया। दहेज परिषद अधिनियम के बारे में कुछ जानती हो? सर ये कब पारित किया गया? 1 जुलाई 1961। 1961। इस अधिनियम में जो दहेज के प्रावधान 1961 में बनाए गए, उसके बाद भी दहेज में कमी आई कि? सर आइए, लोग तो दहेज लेते ही हैं। नहीं लेते तो हैं, तो बनाने का मतलब क्या हुआ? फायदा तो नहीं मिल रहा फिर? फायदा नहीं मिल रहा है लेकिन लोग मानते नहीं है ना, लोग तो दहेज लेते ही। तो तुम सिविल जज बनने के बाद अपनी शादी में दहेज दोगी? नहीं सर, मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहूंगी जो दहेज ना ले। अच्छा, तो बड़ा अकाल है ऐसे लड़कों का। नहीं सर, कुछ तो होंगे। हाँ, हो सकता है तुम्हारे लिए कोई बनाया गया हो, ऐसा ना मांगना तुम। क्योंकि सर जब हम सिविल जज हो जाएंगे तो जो मुझे मिलेगा वेतन, वो वेतन तो फिर उन्हीं लोगों का होगा। ये सही बात तो है। दहेज किस बात का? परिवार ही धन है, परिवार को ले चलो, परिवार धन कमा रहा है। चलिए, दहेज परिषद अधिनियम जो बनाया गया है, इसके सारे अपराध संज्ञेय हैं कि असंज्ञेय है? कागनिजेबल है, नॉन कागनिजेबल? सर संज्ञेय है, अजमानती है। दोनों हैं। धारा 125 सीआरपीसी के मामले को कौन न्यायालय देखता है? सर फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट। बिल्कुल कंफर्म? जी सर। लेकिन सेक्शन में तो मजिस्ट्रेट लिखा है। सर वो लिखा है लेकिन फैमिली कोर्ट ही सुनती है। उसको संशोधन करना चाहिए उनको, सरकार को। ठीक है। पूर्वांचल में गोरखपुर है। जी सर। गोरखपुर में एक समस्या है, इन्फेंटाइलिस एक बीमारी है, बच्चों में होती है, और लगभग इसी होगी जब हम लोग का इंटरव्यू चल रहा है, यानी जुलाई अगस्त में। वो बीमारी क्यों होती है गोरखपुर क्षेत्र में? सर वो कभी गंदगी की वजह से और गंदे पानी की वजह से, चाहे बहुत दिन से जो कचरा सड़ रहा हो उसकी उसमें जो मक्खियां आती है उनकी वजह से ये बीमारी बच्चों में। वही पूछ रहे हैं, गोरखपुर विशेष क्षेत्र में होता है, बाकी क्षेत्रों में नहीं उतना है। गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर जगह तो सही है लेकिन गोरखपुर गई हो? जी सर। गोरखपुर में एक बहुत बड़ा तालाब है, रामगढ़ ताल। उसकी वजह से है वो, वहां पानी भरता है, सड़न होती है, रीजन वही सब है, पानी बाढ़ का। बाढ़ का पानी जब खसकता है तो जानती हो फिर सड़न होती है। तो आज आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे माहौल में बीता। जहां से आपने पढ़ाई किया था, झांसी से, वहां आपका वाइवा भी हुआ होगा? जी सर। वाइवा का कुछ याद है? जो सवाल पूछेगा, कोई एक सवाल उस वाइवा सर एक ही सवाल मुझसे पूछा गया था। अच्छा, बस एक सवाल? बस एक ही पूछा गया था। क्या था? हत्या किस धारा में परिभाषित है? ओहो, ये तो बड़ा सवाल था। तो बता ले गए कि नहीं? सर बता ले गए। बता ले गए। तो आज भी वही बताओ, किस धारा में हत्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में हत्या को परिभाषित किया गया। और दंड? दंड 302 में। कितना दंड है? सर 7 साल या आजीवन कारावास, सॉरी आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। ये सही है, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। मृत्यु दंड का प्रावधान है। तो सौम्या, आपका इंटरव्यू काफी अच्छा रहा और मेहनत करने की जरूरत है।
क्योंकि 18 महीना बहुत मिल गया है। इसके बाद जल्दी से जल्दी आप सफल होकर के अपने पेरेंट का नाम रोशन करिए। अभी आगे और भी जिम्मेदारियां, सफल होना है, नौकरी करना है, विवाह करना है, और विवाह नौकरी करके फिर दहेज को दूर करने के लिए कुछ करना है। जी सर। नौकरी में जाके करोगे दहेज दूर करने के लिए कुछ? जी सर, कोशिश करूंगी लोग दहेज ना लें। सारे लोग यूपी को छोड़ के बाकी लगभग अदर स्टेट में बहुत कम हो गया है दहेज का मांग। या गई हुई हो, कैसे जानकारी? नहीं मतलब कहीं भी कभी कभी पढ़ लेते हैं तो जैसे आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।